मैनेजमेंट प्रिंसिपल। अब इस सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंस को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, तो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल, इससे क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये प्रिंसिपल आपको पता है तो इससे क्या क्या हो सकता है, इसमें हम लोग यही देखेंगे। सिंपल सा है, ये किसी काम का नहीं। इसको कट कर देते हैं, डायरेक्ट नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोवाइड इज फुल इनसाइट टू मैनेजर। अभी देखो, अगर मैनेजर को प्रिंसिपल के बारे में अच्छी नॉलेज है, अगर मैनेजर अच्छी तरह से प्रिंसिपल को जानता है कि कौन से प्रिंसिपल को हमें कब यूज़ करना है, अगर बेकार सिचुएशन आए तो वहाँ पे कौन से प्रिंसिपल को यूज़ करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता है। इस पॉइंट में भी बताया गया है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेजर को हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है। अगर कोई भी मैनेजर है, अगर उस कंपनी का अगर उसको प्रिंसिपल पता है तो आराम से वो क्या करने का, ऑर्गेनाइजेशन को समझ सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन पता है। तो प्रिंसिपल का मतलब यही होता है। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। अगर मैनेजर अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में स्टडी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन यानी प्रिंसिपल, तो होगा क्या, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होंगे, सिचुएशन होंगे, उन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से समझ सकता है। इट फर्दर हेल्प द मैनेजर टू फाइंड आउट द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल द सिचुएशन। अगर इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आती भी है, अगर मैनेजर को सारे प्रिंसिपल पता है तो आराम से उसको हैंडल करके वो ख़त्म कर देगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस एंड वेरियस प्रोफेशनल पीपल। ये जो प्रिंसिपल आया है ना, मैं आपको पहले ही बोला था, जो अपने फील्ड के बहुत बड़े मतलब कि बहुत बड़े बड़े लोग थे, टोडू लोग थे, जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ उखाड़ के रखे थे। तो उखाड़ के रखे थे मतलब वो 15-20 साल का उनके लाइफ में एक्सपीरियंस था उस फील्ड का। तो उन्होंने क्या किया, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, तो वही क्या है, बन चुका है प्रिंसिपल बना है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि प्रिंसिपल किससे आता है, एक्सपीरियंस से आता है, जो कि बहुत वेरियस प्रोफेशनल पीपल देखे गए हैं। The use of this principle is helping the manager about the manner in which the should act the different situation। और ये सब प्रिंसिपल क्या करता है, मैनेजर को एक्ट लेने में इजी करता है। एक्ट मतलब एक्शन लेने में, अगर कोई भी सिचुएशन है तो उस पर कौन सा एक्शन लेना चाहिए, प्रिंसिपल बताता है। दिस टाइप ऑफ टाइमिंग गाइडेंस एंड रिड्यूस द वेस्टेज। और ये सब प्रिंसिपल पता होने से क्या होगा, हमारा वेस्टेज भी किसी चीज़ का नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। फर्स्ट पॉइंट में बस यही बोला गया है कि प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से जानो और हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये जो इतना बड़ा है उसका बस ये 2 शब्दों में मतलब समझ जाओ। दूसरा क्या है, हेल्पफुल इन इफिशिएंसी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब हेल्पफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज है उसका अच्छे से क्या करो, यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो रिसोर्सेज का। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आई यूज। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। एक फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल में आपका क्या आता है, मटेरियल, मशीन एंड मनी आ जाता है। एंड सेकेंड इज क्या आ जाता है आपका, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मैन पावर आ जाता है। ठीक है, द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस between the resources by putting them the optimum use and control and on wastage of resources। मतलब इसमें बोला गया है कि जो रिसोर्सेज उसको बहुत अच्छे से यूज़ करो, उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉई है तो एम्प्लॉई से मतलब एकदम अच्छे तरह काम करवाओ, मतलब ज़्यादा प्रेशर मत दो उसे, मतलब ऐसा काम कराओ कि वो और काम करके दे, है ना। अब जो भी आपके रिसोर्सेज है, माल है, मटेरियल है, उसका भी वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका भी एकदम अच्छे से यूज़ होना चाहिए, वही इसमें बोला गया है। While maintaining the discipline and healthy working environment, management always use technique and principle। क्या बोल रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसिप्लिन है, अगर सारे वर्कर अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है आप वर्कर का अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, और हेल्थी वर्किंग इन्वायरमेंट है, तू में नहीं है, तो होगा क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन का तरक्की होगा। यही यहाँ पे बोला गया है। इट हेल्प इन एस्टेब्लिश coordinate relationship between management and employee, which is the increase the efficiency level of employees and also facilitate the effective administration। मतलब यही बोला गया, अगर प्रिंसिपल का अच्छे से यूज़ किया जाए और कोऑर्डिनेशन मतलब सहयोग अच्छे से बना के रखा जाए, तो जो भी आपका मैनेजर है और एम्प्लॉई है, दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा और काम भी टाइम पे होके मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल
use of standard tool and machinery help the increase the quality और productivity as well as increase level of efficiency of human resources। यहाँ पे बोला गया है कि अगर स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी है, अगर अच्छे क्वालिटी का टूल्स एंड मशीनरी है तो होगा क्या, प्रोडक्शन जाहिर सी बात है अच्छा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर पुरानी मशीनरी का यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन जहाँ पे मान लो 10 हो रहा था, अगर नई मशीनरी निकालोगे स्टैंडर्ड क्वालिटी की तो वहाँ पे प्रोडक्शन आपका 100 होगा, ये डिफरेंट आता है। अभी हम लोग थर्ड क्या पढ़ेंगे, साइंटिफिक डिसीजन। दोस्तों क्या, साइंटिफिक डिसीजन। अब ये साइंटिफिक डिसीजन का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही नहीं कि आप इमोशन में कोई भी डिसीजन ले दो, एकदम लॉजिकल डिसीजन लेना है, ये प्रिंसिपल हमको बताता है। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन, वही बना है जो मैं अभी आपको बताया वही यहाँ पे है। प्रिंसिपल्स train the manager to handle critical situation and take funny, otherwise the manager have to work always with trial and error method। मतलब ये बोला गया ट्रायल एंड एरर नहीं करना है। ट्रायल एंड एरर मतलब समझते हो क्या होता है, ट्राई करना और गलत हो जाना, ऐसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक बार किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ट्राई करने के बाद आपसे कुछ गलती हो जाती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का करोड़ों का लॉस हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, इमोशनल डिसीजन नहीं चलते, ओनली फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं। With the use of various management principle, one can get an idea about how to analyze the situation, search alternative option their result। मतलब कि उसमें क्या है कि मतलब कि कोई आइडिया आया तो उसको देखेंगे कि आइडिया सही है गलत है। अगर उस आइडिया से नहीं रहा तो दूसरा भी आइडिया हम सोच के रखेंगे उस सिचुएशन का एनालाइज करके। तो यहीं पे थर्ड पॉइंट में यही बोला है कि हमें साइंटिफिक डिसीजन लेना है। अभी 4 क्या बोला है, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ये भी बोलता है कि भाई समाज के बारे में भी सोचो, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनी का ही प्रॉफिट होना चाहिए, समाज का भी क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेसिस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो प्रिंसिपल बनाया गया ना, हर चीज़ को देख के बनाया गया है, A to Z। दे आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम व्यू ऑफ पॉइंट हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे आर गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें ये बनाया गया है कि ये जो आपके प्रिंसिपल बने सिर्फ ये देख के नहीं बनाया कि सिर्फ कंपनी का ही काम हो, ये भी देख के बनाया गया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, समाज के बारे में भी कुछ होना चाहिए। सो डेट कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एंड रीजनेबल प्राइस। मतलब कि अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो रीजनेबल प्राइस में प्रोडक्ट देना चाहिए, सस्ते में देना चाहिए, तभी पब्लिक निकलेगी ना। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट। आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान पूरे मार्केट को कंट्रोल करे, सबको मौका मिलना चाहिए। फेयर कंपटीशन होना चाहिए, मतलब हर कोई आके वहाँ पे धंधा कर सके। फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए, सबको अच्छी तनख्वाह मिले। चेंज इन एनवायरमेंटल हेल्थी वर्किंग प्लेस होना चाहिए। स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी होना चाहिए। इसी के साथ हमारा 4 पॉइंट भी खत्म हो गया। एंड गाइस अब हम लोग देखेंगे 5th पॉइंट, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल हमेशा बोलता है और हमेशा बोलता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे एक टीम होना चाहिए R&D का, जिसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोला जाता है। क्योंकि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। आपको मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज से अगर आप प्रीवियस टाइम पे जाओगे, 20 साल पहले जाओगे, तो उस समय क्या होता था, पूरे मार्केट में एक ही मोबाइल छाया था, उसको हम लोग बोलते थे नोकिया। बट अचानक से जब एंड्रॉयड लॉन्च हुआ 2004, 5, 6 के बाद, तो हुआ क्या, नोकिया पूरी तरह से गायब हो गया मार्केट से। इसलिए गायब हो गया कि नोकिया का कोई R&D टीम था ही नहीं, उन्होंने मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट किया ही नहीं, रिसर्च किया ही नहीं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायनेमिक। डायनेमिक मतलब ये हमेशा चेंज होता है प्रिंसिपल। देयर नेचर गोस ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चैलेंज इन बिजनेस वर्ल्ड। बिजनेस में जो भी चेंज होगा उसके साथ अपना प्रिंसिपल भी चेंज होगा। ओवर द ईयर दे हैव डेवलप टू सूट द करेंट नीड इन बैलेंस द मैनेजर टू ब्रिंग कंसिड इम्प्रूवमेंट देम। मतलब इसमें बोला गया है कि जो करंट नीड है और जो फ्यूचर नीड है उसके हिसाब से काम करना है। मैनेजमेंट एडॉप्ट न्यू ट्रेंड को लेके आना। ऐसा नहीं कि 5 साल जैसा पहले काम कर रहे थे आज भी वैसा काम करो, हमेशा न्यू ट्रेंड को ढूंढते रहना है, ये प्रिंसिपल बोलता है। एट द वर्किंग प्लेस ऑटोमेटिकली दस गाइडेंस हेल्प मैनेजमेंट टू मेक कंपेरिजन ऑफ यूज प्रिंसिपल विद द एस्पेक्ट आउटकम। तो ही मतलब इसमें बोलता है कि जो R&D का टीम वो क्या करता है, हमेशा रिसर्च करते रहता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके हिसाब से काम करते हैं। आपको इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप यहाँ तक लिखते हैं, ऑटोमेटिकली तक लिखते तो भी चलेगा। चलो मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। इफ़ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एज द मैनेजमेंट इज
हैविंग, मतलब इसमें बोला गया है कि सिचुएशन के हिसाब से हम प्रिंसिपल को मॉडिफाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो प्रिंसिपल है उसी को फॉलो किया जाए। दिस ट्रेनिंग हेल्प द डेवलपिंग साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड द रिसेंट डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोला गया कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए R&D को रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंड न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब यहाँ पे बोला गया R&D का जो टीम रहता है प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग में हमेशा क्या करते रहता है, कुछ ना कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता है। एंड गाइस हम लोग 6 पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। 6 पॉइंट क्या बोलता है, हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। हेल्प टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल मतलब प्रिंसिपल बोलता है पहले कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट का मतलब सहयोग होना चाहिए। अगर कंपनी में 100 एम्प्लॉई हैं तो सबके साथ क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन होने के बाद देन क्या करना है, कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द गाइडलाइंस for better coordination and control. It is a very challenging to create coordination and cooperation among different employees working in different department। मतलब ये चैलेंजिंग तो होता है कि एक डिपार्टमेंट जो होता है, अगर मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसे कभी कभी मार्केटिंग के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। काफ़ी चैलेंजेस है पर करते हैं तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। इट इज़ आल्सो डिफिकल्ट टू टास्क फॉर मैनेजर टू कीप कंट्रोल ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ अ सुटेबल सिस्टम वाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो दोस्त गाइस यहाँ पे यही बोला गया है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़ेंगे, डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमें फ्यूचर में क्या चाहिए उसे भी हमें सोच के रखना है और उसे हमें पाना है। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप ऑन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, रूट्स, कॉस्ट एंड प्रॉब्लम इन करेक्ट मैनर। मतलब मैनेजर क्या करते हैं, नए अपॉर्चुनिटी ढूंढ के रखते हैं, बिजनेस का रूट्स ढूंढ के रखते हैं, प्रॉब्लम ढूंढ के रखते हैं, तभी वो काम कर पाते हैं अच्छे से। कैन प्रोवाइड एप्रोप्रिएट सोल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम उसका अच्छे सोल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं। इट विन कॉन्फिडेंस द माइंड ऑफ मैनेजर। इसी के साथ हमारा सेकेंड लेक्चर भी फिनिश हुआ।